हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। सो ग्रेड 9 बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है आज फंक्शंस ऑफ डीएनए, जीन्स एज कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। सो डीएनए क्या है? डीएनए हमारे पास एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास आउट होती है। और जीन्स क्या होती हैं? जीन्स हमारे पास वो सीक्वेंस है, वो सेगमेंट होते हैं डीएनए के, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है। सो हेरिडिटरी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो हेरिडिटी क्या है? ये कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, मुंतकली हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। और ये क्यों जरूरी है? हमारी ये जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। ऑल्दो ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स मे हैव डिफरेंट अपीयरेंस, जैसे कि आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से अपीयरेंस में तो डिफरेंट हो सकते हैं। अपीयरेंस, फिजिकल लुक, किस तरह से शक्ल सूरत जो है वो तो डिफरेंट हो सकती है, बट दे हैव अ बेसिक रिजेम्बलेंस इन मैनी कैरेक्टर्स दैट रन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन उनके जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो जो हैं वो अपनी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे अगर इसमें हम कोई करेक्टर्स यूज कर सकते हैं कि कोई करेक्टर्स या ट्रेड्स पास आउट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, इसमें हम हेयर्स कह सकते हैं, आई का कलर हो सकता है, और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं। तो ये जो है ये पेरेंट्स में सेम होते हैं और ये जनरेशन से जनरेशन तक चलते हैं, मतलब कि दादा से लेकर पोते तक ये सीन हमारा चलता है। फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स each generation transfer the hereditary instructions to the next generation। जिंदगी की मुमकिनत के लिए हर जनरेशन जो है अपना हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर करके, अपनी इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक। These hereditary instructions are in the form of huge DNA molecules and are transferred from one generation to next। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? ये बड़े बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस फॉर्म में हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती है। In a non-dividing cell, hereditary material is found in nucleus in the form of a thin fibers called chromatin। अब नॉन डिवाइडिंग सेल्स कौन से हैं? जब तक फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ना हुई हो, जब तक हमारा सेल डिवाइड ना हुआ हो, तब तक ये इंफॉर्मेशन, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है हमारे न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं एक थिन फाइबर्स की फॉर्म में, मतलब कि धागा नुमा रेशे टाइप होते हैं, उस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो बारीक बारीक से धागे हैं ये सब क्या है? ये क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं। क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड अ प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। अब क्रोमेटिन किस पे कंपोज होता है? क्रोमेटिन में हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है और उसके अलावा छोटे छोटे हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। कॉइलिंग ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन फॉर्म बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब इस डीएनए की जब कॉइलिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड, ठीक है, तो ये एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियोसोम्स कह सकते हैं। आप ये देख सकते हैं फिगर, इसमें आप किस तरीके से न्यूक्लियोसोम्स जो है बीड का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। बीड्स होते हैं ना, छोटे छोटे बीड्स प्रोवाइड करते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमें इस फिगर में नजर आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कंटेन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी द जीन्स। क्रोमोसोम क्या करते हैं? उन्होंने कैरी किया हुआ है हेरिडिटरी के यूनिट को, जो क्या है? जीन्स है। अब जीन्स क्या होते हैं ये हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन chromatin fibers condense and further fold to form thread like structures called chromosomes। अब जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो क्रोमेटिन फाइबर्स, जो हमारे न्यूक्लियोसोम में क्रोमेटिन के फाइबर्स पड़े हुए थे, वो अब कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपस में बहुत ज्यादा इकट्ठे होंगे और उनकी फोल्डिंग ज्यादा से ज्यादा होगी, और उस फोल्डिंग के नतीजे में एक मोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोवाइड होगा हमें, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ ह्यूज डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन। अब छोटा सा हम अगर पीस ले लें डीएनए मॉलिक्यूल का क्रोमोसोम के अंदर, तो उसको हम जीन कहते हैं। जीन क्या होता है? ये डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, स्टोर करके रखता है अपने पास। जीन्स एक्चुअली स्टोर एंड कंट्रोल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। हर क्रोमोसोम जो हमारे पास किससे मिलकर बना है? बहुत सारी जीन से मिलकर बना है। The total number of genes found in the complete set of chromosome of an organism is called genome of that organism।
अब जो टोटल नंबर है जीन्स का, हमारा क्रोमोसोम में जो कंप्लीट सेट बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जीनोम में क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम्स हमारे उस जीनोम के अंदर आ जाएंगे। Gametes act as a vehicle for the transformation of hereditary information genes to next generation. During sexual reproduction, gametes और spores are produced by meiosis. अब sexual reproduction क्या होती है? Sexual reproduction एक ऐसा process है जिसमें हमारे पास gametes की fusion होती है, fertilization होती है। दो gametes जब आपस में मिलते हैं और तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एक हैप्लॉइड प्रोसेस है जिसमें हमारे जो फ्यूजन के गैमेट्स होते हैं वो दोनों ही एन नंबर्स के होते हैं, हैप्लॉइड नंबर्स के होते हैं। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स और स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेयोसिस। तो क्या होता है कि गैमेट्स और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं किस नतीजे में, मेयोसिस के उससे। मेयोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट से हम यूज करते हुए नए न्यू ऑफस्प्रिंग्स में प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो 2 एंड डिप्लॉयड नंबर हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो गैमेट्स क्या है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था कि जो सेगमेंट डीएनए का जो हमारे पास जीन्स को ट्रांसफर करता है। और स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स हमारे पास फंजाई बैक्टीरिया या हम कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खिलाया जाता है। मेल एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड एग कंटेन क्रोमोसोम्स सेट ऑफ जीन्स ऑफ पेरेंट जनरेशन। अब मेल और फीमेल गैमेट्स जो है हमारे पास, स्पर्म और एग जिसको हम ले सकते हैं, वो क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं किस फॉर्म में, सेट ऑफ जीन्स की फॉर्म में ऑफ पेरेंट जनरेशन। स्पर्म्स क्या होगा, मेल में प्रेजेंट होगा और एग फीमेल में। एट फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, thus genes of both parents are transferred to zygote। अब जब फर्टिलाइजेशन का अमल होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि जब मीटिंग होगी हमारे पास स्पर्म और एग की, तो दोनों के दोनों जो हमारे मेल और फीमेल के गैमीन्स हैं, स्पर्म और एग, ये क्या करेंगे, ये फ्यूज करेंगे, मेट करेंगे आपस में और क्या बनाएंगे, हमारे पास जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट क्या होता है, सबसे पहला स्टेज जब हमारा स्पर्म और एग मीट करता है। thus genes of both parents are transferred to zygote। तो अब क्या होगा इस प्रोसेस में कि जो पेरेंट्स था हमारे पास, मेल और फीमेल का, जो हमने स्पर्म और एग लिया था, उनकी उनकी मीटिंग से जो है न्यू जाइगोट जो बना, उसमें सारे के सारे ट्रांसफर्स उसके अंदर चले जाएंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर। जाइगोट डेवलप इनटू द ऑफस्प्रिंग व्हिच आर द नेक्स्ट जनरेशन। सबसे पहला स्टेज जाइगोट था। ठीक है, अब जाइगोट से क्या बन रहा है, हमारे पास ऑफस्प्रिंग बन रहा है जो कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन है। thus genes are transferred from one generation to next through gametes और spawn। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीन्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती है, किसके थ्रू, गैमीट्स और स्पोर्स के थ्रू। सो देयरफॉर DNA and genes in the chromosome carry the hereditary information from one generation to next। Therefore इसीलिए डीएनए जो है हमारा क्रोमोसोम के अंदर जो प्रेजेंट है डीएनए मॉलिक्यूल, वो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब हमने पढ़ना है राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, जो कि क्या था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स है, बेस पेयर्स अटैच होती हैं उसमें। ठीक है, तो अब हमने आरएनए मॉलिक्यूल को स्टडी करना है। RNA is a polynucleotide helical chain like DNA, but it is single stranded nucleic acid। अब वो क्या कह रहा है कि RNA भी हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब जिसपे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हुए हुए हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जहां पे हमारी जो फोल्डिंग है वो सारी की सारी ट्विस्टिंग जो है वो उसके सेंट्रल एक्सिस पे जाकर होती है। ठीक है, तो आरएनए भी सेम टू सेम डीएनए की तरह है, लेकिन एक फर्क है आरएनए और डीएनए में कि आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, जबकि डीएनए था हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड। In RNA, pentose sugar ribose is present instead of deoxyribose। अब आरएनए में पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, जबकि डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोज थी, इसमें हमारे पास राइबोज शुगर है। RNA molecules also differ from DNA in having uracil nucleotide instead of thiamine nucleotide। एक और डिफरेंस है आरएनए मॉलिक्यूल का डीएनए से कि क्या इसमें जो बेस अटैच होगी वो यूरासिल न्यूक्लियोटाइड होगी, ना कि थायामीन। थायामीन इसमें से स्किप आउट हो जाएगी। Nitrogen bases of RNA molecules are overhung because they are not bonded to nitrogen bases of other complementary strands like DNA। इसमें क्या होगा, आरएनए के मॉलिक्यूल जो हैं वो ओवरहंग होंगे, मतलब कि अपनी बेस के साथ अटैच नहीं होंगे बल्कि बाहर की तरफ थोड़े से लटके हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स की तरह बेस जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती। डीएनए मॉलिक्यूल्स के तो स्ट्रैंड्स के बीच में बेसिस थी ना जो इसको सपोर्ट दे रही थी, लेकिन आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैंग आउट होते हैं, ओवरहंग किए जाते हैं।
Sequence of nucleotides in RNA is synthesized by using the sequence of nucleotides in DNA by the process of transcription. अब RNA के न्यूक्लियोटाइड्स को हम कैसे साइंथेसाइज कराते हैं? हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की मदद से साइंथेसाइज कराते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या था कि डीएनए मॉलिक्यूल को यूज करते हुए, डीएनए मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंसेस को, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करते हुए हम आरएनए सीक्वेंसेस को क्रिएट करवाएंगे।